अरे विवान बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच माया बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और सीता कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ और सीता तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर सीता की मदद कर दो, ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रामलाल के ऐसा कहने पर माया रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद माया और सीता खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा, जी भर कर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन गंगा दीदी और उनके जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की ये बात सुनकर सीता गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है, आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। सीता की ऐसी बातें सुनकर रामलाल के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन विवान के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे विवान, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर न करते हुए विवान और सीता घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रामलाल के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विवान और रामलाल खाना खाने लगे। दूसरी तरफ माया और सीता भी खाना खाने के लिए रसोई चली गई। कुछ समय बाद विवान और सीता रिक्शे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और सीता मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी ना कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और सीता तुम्हें खुद अपना लें। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं, उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति रमेश की ये बातें सुनकर गंगा थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ जी और सीता मुझे अपना लें? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अभी वो सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ माया ने गंगा के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन रमेश बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन रमेश और गंगा साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गए। इसी तरह बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक गंगा की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई। अरे सीता, तुम यहाँ कहाँ से आ रही थी? और विवन, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना विवन? हाँ दीदी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं भाग्यवान को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे विवन, अब तुझे क्या ही बताऊं। हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है।
एक दिन भी काम ना करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से गंगा दिन में ही घर अकेली आई। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति विवन को इस तरह बातें करते देख सीता को बहुत गुस्सा आ गया और वो तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझसे नफरत है? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। सीता की ऐसी तीखी बातें सुनकर गंगा को बहुत बुरा लगा। वहीं रमेश को भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया। सीता, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे। सीता की ये बातें सुनकर गंगा को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझा और उधर सीता भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। ऐसे ही जब गंगा और रमेश घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गंगा की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ? और चाचा जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वो रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास थैला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक थैला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर गंगा ने अपने थैला से कुछ सामान निकाला और आदर पूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी ये मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे चाचा जी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर गंगा और रमेश अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब गंगा की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस गंगा में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। विवान भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन सीता की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रामलाल अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और सीता गंगा से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो सीता ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा। मुझे रमेश से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रामलाल जब खुद से बातें कर रही होती है, तभी माया उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार गंगा के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी गंगा मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल नहीं पाया।
रमेश से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी सीता के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने सीता और विवान को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन गंगा से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रामलाल के ऐसा कहने पर माया ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए। शांत भरी सुबह थी। चारपाई पर रमेश बैठा हुआ था, उसके पास चाय का कप। तभी गंगा रमेश के पास आ जाती है। अरे, आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लिया था उसमें से आधा तो चाचा को भी दे दिया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है जी। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम में लगती हूँ। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? बेटे रमेश, भाग्यवान और सीता का भेदभाव और उनकी जिद दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग्यवान कभी गंगा को माँ का प्यार नहीं देंगे। एक तो वो सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम तुम्हारा सच जानकर भाग्यवान गंगा को बेटी का प्यार दे ही देंगे शायद। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर सीता ने भाग्यवान को बहुत सुनाया, लेकिन मैंने वहां कुछ नहीं कहा। आपके कहे मुताबिक अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वो भी लगभग खत्म हो चुका है और अब मेरे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। तो बेटे, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ देर यहीं रुक लेता हूँ। उसके बाद तुम और गंगा मेरे साथ हमारे घर चलना। फिर वहीं पर हम सीता और विवान को भी बुला लेंगे और तुम्हारा असली सच सबके सामने रख देंगे। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानकर सब हैरान रह जाएंगे। और दूसरी ओर भाग्यवान व सीता गंगा को भले ही अमीरी के लालच में ही सही अपना ही लेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। मैंने गंगा को बहुत करीब से देखा है। वो भले ही सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव की जिद बद के कारण वो बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। रमेश बेटे, मुझे सब पता है। गंगा बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से उस भेदभाव भरी शादी में भाग्यवान के घमंड को एक दिन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें देखकर गंगा की शादी कर दी। लेकिन अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने आ जाए। इसी तरह जब रामलाल और रमेश बातें कर रहे होते हैं, तभी गंगा चाय लेकर आ जाती है। पिताजी, चाय पी लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे बेटी, मैं तो अभी रमेश से वही बात कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। पिताजी, ऐसे अचानक क्यों? वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटी। रामलाल के ऐसा कहने के बाद सबने चाय पी। फिर रामलाल रमेश और गंगा को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रामलाल ने सीता और उसके पति को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। रामलाल हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी माया ने बात शुरू करते हुए कहा, अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? सीता और विवान को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी साथ क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा, इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों के ऊपर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? सीता, तू अभी चुप ही है। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया, वो बिल्कुल गलत था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको
रमेश की असलियत बताऊंगा। तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से। हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवान, ध्यान से सुनो। रमेश किसी गरीब घर का नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी का बेटा है। जमीन जायदाद की बात अलग है और रमेश उनका इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि सीता के लिए अमीर लड़का देखो और गंगा के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीर गरीब नहीं देखा, बस दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। अगर ये रमेश इतना अमीर ही है तो फिर वो उस झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो भाग्यवान, रमेश के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल रमेश को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज उस मुकाम तक पहुंचा है। बेटा, तुझे मेरा उसूल तो पता ही है। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे काम में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारी जमीन जायदाद और पैसे देख कर आए। तो कुछ समय गरीबी में रहे, जीवन को समझ और अपने लिए एक सच्चे और अच्छे मन की लड़की से शादी कर। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए तब अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करूं। रामलाल से ये सारी बातें जानकर सभी लोग हैरान रह गए। ये राज सिर्फ रामलाल और रमेश ही जानते थे। यहाँ तक कि गंगा को भी इस सच की कोई जानकारी नहीं थी। तो भाग्यवान सीता, अब पता चल गया ना कि कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा इसी में उलझे रहते हो। कभी इंसान को दिल से भी पहचानो। गंगा भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वो तुम दोनों को अपनी माँ और बहन ही मानती रही, पर तुम्हारे पास उसे समझने का दिल नहीं था। खैर छोड़ो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देखकर ही सही। शायद अब तुम दोनों उसे अपना मान लो। सारी सच्चाई जानकर और रामलाल की बातें सुनकर माया और सीता को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। दोनों ने गंगा से दिल से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और रमेश भी गंगा को साथ लेकर अपने असली घर लौट आया।